Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to another important revision session in which we are going to cover the general awareness for the month of July 2024. मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं and all the aspirants who are preparing for SBI PO and IBPS PO guys, we all know that जो करंट अफेयर्स है वो हमारे मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड दैट इज़ वाई वी हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर मैराथन सीरीज इन विच वी रिवाइज द कंप्लीट मंथ करंट अफेयर फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। और आज के दिन हम कवर करने वाले हैं आपका जुलाई 2024 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स with the help of top 150 MCQs that I have brought here for all of you. तो आई बिलीव कि ऑल ऑफ यू आर रियली प्रिपेयरिंग वेल। आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है आपके IBPSP और SBI PO एग्जाम के लिए। और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन की जब हम बात करें तो एक रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और इसीलिए आज हम रिवाइज करेंगे अपने जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन गाइस, मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छी न्यूज़ है दैट हमने EduTap पे एक प्रीलिम्स और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है और ये जो टेस्ट सीरीज आपके लिए है सो इसके ऊपर अभी आपको फ्लैट 80% ऑफ मिलने वाला है अगर आप यूज करते हैं कोड SBI 80 को। तो आप देख सकते हो कि द प्राइस डिफरेंस इज रियली ह्यूज और आप सभी को काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन, कंटेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज के अंदर। सो मेक श्योर कीजिए कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएं एंड इन ऑर्डर टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज व्हाट यू कैन डू, use code SBI 80 and you will definitely get flat 80% off in this particular test series. And let me tell you my dear friends कि आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सेशन एक रिवीजन सेशन है, इसलिए एक रैपिड फायर सेशन होगा और साथ ही साथ आपको मेरे साथ आंसर्स करने हैं क्वेश्चन के कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या आपको लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर है और आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर। ठीक है, एंड एट द एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली योर स्कोर इज इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। सो अ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन टुक प्लेस वेयर अ लीडिंग बैंक टुक ओवर सिटी बैंक्स कंज्यूमर ऑपरेशन। सो बेसिकली रिसेंटली सिटी बैंक का जो कंज्यूमर ऑपरेशन है इंडिया के अंदर उसको दूसरे बैंक ने एक्वायर किया और हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा बैंक है जिसने एक्वायर किया है सिटी बैंक के कंज्यूमर ऑपरेशंस को इंडिया के अंदर एंड व्हाट इज दैट बैंक? इट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, एक्सिस बैंक ही एक और बैंक है जिसने कि रिसेंटली प्राइमस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। प्राइमस क्रेडिट कार्ड फॉर द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इनके लिए प्राइमस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। अगर हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक ने PNB सेफ्टी रिंग नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अगर हम बात करें HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक वो पहला बैंक है जिसने लक्षद्वीप के अंदर पहली प्राइवेट बैंक ब्रांच ओपन की। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हमने यहाँ पर कवर किया और इसी तरीके से हम ऐसी माइंड मैपिंग टेक्निक का यूज करके आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आई बिलीव आप सभी को काफी क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। That is, a digital invoice financing service named MSME Sahaj was launched to streamline the process from loan application to disbursement. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा बैंक है जिसने MSME सहज सर्विस को लॉन्च किया है जिसके अंदर दे विल बी डिस्पर्सिंग द लोन विद इन 15 मिनट्स बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के एंड द नेम ऑफ दैट बैंक इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MSME सहज सर्विस को लॉन्च किया है एंड दिस इज समथिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर्ड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंस के जो करंट अफेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये जो बैंक्स हैं जब भी न्यूज़ में आते हैं आपको इन्हें कवर करना होगा, इन्हें फॉलोअप करना होगा कि ये कौन कौन सी न्यूज़ के अंदर आए एंड डेफिनेटली वी कैन रिमेंबर देम। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम रिसेंटली चेंज किया है। इट हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द न्यू नेम अडॉप्टेड बाय इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इसका नया नाम क्या है? नया नाम है इसका दैट इज समान कैपिटल। दैट इज द न्यू नेम, द रीब्रांडेड नेम ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो कभी भी अगर कोई चीज रीब्रांड होती है, कोई बड़ी कंपनी है उसने अपना नाम चेंज किया है, तो डेफिनेटली उसका नाम हमें याद रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहले फेसबुक होता था, राइट, एंड उसके बाद उन्होंने अपना नाम चेंज किया टू मेटा। सो सिमिलरली ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने नाम चेंज करती हैं डेफिनेटली हमें उसको याद करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है वो उस एयरपोर्ट का नाम विच हैज अनाउंस द सेटअप ऑफ इट्स फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो एयर इंडिया ने अपना
फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का डिसीजन अनाउंस किया है, बट हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से एयरपोर्ट पे इसे सेटअप करेंगी, एंड विच इज ऑल्सो साउथ एशियाज लार्जेस्ट FTO. सो दिस विल बी बेसिकली सेटअप इन बेलोरा एयरपोर्ट. ऑप्शन बी, बेलोरा एयरपोर्ट पे इसको सेटअप किया जाएगा, जो कि अमरावती महाराष्ट्र के अंदर है, और ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, विच विल बी ऑपरेशनल बाय मिड 2026. ठीक है. सो आई होप कि सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है इस क्वेश्चन से. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट AI ड्रेस. तो वर्ल्ड की पहली AI ड्रेस बनाई गई है, एंड इस ड्रेस का नाम रखा है दैट इज मेडूसा. और हमें आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन हु हैज क्रिएटेड दिस ग्राउंड ब्रेकिंग AI ड्रेस. इस ड्रेस को बनाया किसने, मेडूसा ड्रेस को किसने बनाया है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. नेम ऑफ द पर्सन इज क्रिस्टीना अर्नेस्ट. तो क्रिस्टीना अर्नेस्ट ने इस पर्टिकुलर ड्रेस को बनाया है. ठीक है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और AI से रिलेटेड हमने काफी न्यूज आर्टिकल्स को हाल ही में कवर किया. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो यूक्रेन has recently announced its first artificial enabled foreign ministry spokesperson, जिसका नाम उन्होंने रखा विक्टोरिया शी. तो ऐसे सभी चीजें हमें याद करनी है, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है हु इज द चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ नासा. तो नासा ने अपने चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर को रिसेंटली अपॉइंट किया, आपको बताना है उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग रोड. तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये कौन सी जगह पर हुई थी. जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसकी क्या थीम है, उसका क्या वेन्यू है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. और यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट द वेन्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली के अंदर पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग रोड वाज बीन ऑर्गेनाइज्ड. और किसने ऑर्गेनाइज किया था, दैट वाज CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको सेटअप किया था, ऑर्गेनाइज किया था. बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ. सो अ रिनोन्ड ऑटोमोटिव कंपनी हैज लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल. तो वर्ल्ड की पहली CNG मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है. हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस CNG मोटरसाइकिल का नाम क्या रखा गया है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस CNG मोटरसाइकिल, क्योंकि वर्ल्ड की पहली CNG मोटरसाइकिल है, एंड इट हैज बीन नेम्ड एज बजाज फ्रीडम 125. तो याद रखिए, एग्जाम में अगर पूछते हैं कि वर्ल्ड की पहली CNG मोटरसाइकिल कौन सी है, तो व्हाट इज द नेम, बजाज फ्रीडम 125. याद रखिए, बजाज फ्रीडम 125 इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन. सो डिक शूफ वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड. तो डिक शूफ को रिसेंटली न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है नीदरलैंड का, बट उनसे पहले देयर वाज अ पर्सन हु वाज सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर, एंड देन ही वाज बेसिकली अपॉइंटेड टू द नेटो. सो यू हैव टू टेल मी दैट उनको what is the name of that person who has been succeeded. That means Dick Schoof ने किस पर्सन को रिप्लेस किया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड, एंड द नेम इज मार्क रट. और जो मार्क रट है वो बने हैं हेड नेटो के, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, दैट इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन. सो एडवर्ड कीजवेटर को री इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन. और जब भी ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम देखते हैं न्यूज़ के अंदर, हमें उसकी स्टैटिक डिटेल्स को कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये चीज़ें हमें कवर करनी चाहिए. अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स कौन सी कंट्री में है, दैट इज इन बेल्जियम. सो आई होप कि आप सभी सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, एंड येस इट इज़ अ रैपिड फायर सेशन, क्योंकि एक मैराथन सेशन है जिसमें हम जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, सो दैट हमारी एक अच्छी खासी रिवीजन हो जाए, और साथ ही साथ हम उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकें. ठीक है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज मैत्री. एक्सरसाइज मैत्री बेसिकली इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस साल जब ये एक्सरसाइज हुई, ये कहाँ पर हुई थी. सो जब भी आप कोई डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे, तो वहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कंट्रीज कौन सी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज मैत्री के अंदर इट इज इंडिया एंड थाईलैंड विच हैव पार्टिसिपेटेड. एंड व्हाट इज द वेन्यू, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट कराई गई, इट वॉज कंडक्टेड इन फोर्ट वचीर प्रकरण, दैट इज द राइट आंसर. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दैट एक एक्सरसाइज है मैत्री और दूसरी एक्सरसाइज है मित्र शक्ति. तो एक्सरसाइज मैत्री और मित्र शक्ति नाम काफी सेम है, बट कंट्रीज अलग हैं. जैसे एक्सरसाइज मैत्री होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, एक्सरसाइज मित्र शक्ति होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में. ठीक है. तो इस डिफरेंस को याद रखिएगा, आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा. अब बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की तरफ. सो एक एक्सरसाइज है दैट इज नोमैडिक एलिफेंट, जिसका 16th एडिशन रिसेंटली हुआ था, और इट वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया.
और ये एक्सरसाइज उमरोई मेघालय के अंदर हुई थी। अगली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024, जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने होस्ट किया था इन ऑस्ट्रेलिया, एंड इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज के अंदर फॉर द थर्ड टाइम। पहली बार इंडिया ने 2018 में पार्टिसिपेट किया, फिर 2022 में किया। ये एक बाईएनियल एक्सरसाइज है, तो इसलिए हर 2 साल में एक बार होती है, और अब 2024 में इंडिया ने यहाँ थर्ड टाइम पार्टिसिपेट किया। अगली एक्सरसाइज है बिलिस्टिक 2024, एक इंटरनेशनल ऑपरेशनल टेक्टिकल कमांड स्टाफ एक्सरसाइज है, जिसको कजाकिस्तान में होस्ट किया गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जो कि बे ऑफ बंगाल में होगी, एंड पार्टिसिपेंट्स आर इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। लेट मी टेल यू कि ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली अक्टूबर मंथ में हुई है। तो मालाबार एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है। व्हाट आर दीज क्वाड कंट्रीज? इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये बेसिकली पहले बायलैटरल एक्सरसाइज थी, दैट मींस 2 कंट्रीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज, दैट इज इंडिया और यूएस के बीच में एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी 1992 के अंदर। आई होप आप सभी को ये डिटेल्स याद हो गई हैं। नोमैडिक एलिफेंट, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, बिरलिस्टिक, मालाबार, ये सभी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। तो 21st एडिशन खान क्वेस्ट का हुआ, एंड विच वाज बेसिकली कंडक्टेड बाय मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, ये कहां पर कंडक्ट की गई? इट वाज कंडक्टेड इन मंगोलिया, and the total participating nations were 23 in this particular exercise। तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 5 से 6 एक्सरसाइजेस को कवर किया, और काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, और कुछ मैंने एडिशनल डिटेल्स भी आपको बता दी हैं। डेफिनेटली आप सभी इन डिटेल्स को यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्हें याद भी रख पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रिजनर ऑफ भोपाल। तो प्रिजनर ऑफ भोपाल, रिसेंटली ये बुक को लॉन्च किया गया था ऑन द 40th एनिवर्सरी ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। हम सभी जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के अंदर हुई थी ड्यू टू द लीकेज ऑफ गैस। अब बात आती है कि जब भी ऐसी कोई बुक लॉन्च होती है तो उसके ऑथर का क्या नाम है, ये हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और इस क्वेश्चन में भी हमें यही आइडेंटिफाई करना है। तो द ऑथर ऑफ द बुक द प्रिजनर ऑफ भोपाल इज टिम वॉकर। टिम वॉकर ने इस बुक को लिखा है, दैट इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट बुक्स की तरफ। तो अगर हम बात करें कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, ये एक बुक है जिसको लिखा है लेट कॉलोनल एमबी रविंद्रनाथ जी ने, एंड देयर इज अनदर बुक दैट इज पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। अगर हम इस बुक की बात करते हैं, इसके ऑथर का नाम है डॉक्टर बाल सुब्रमण्यम। Dr. R. Balsubramaniam is the author of the book that is Power Within, the Leadership Legacy of Narendra Modi। ठीक है, अगली बुक प्रिजनर ऑफ भोपाल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद आता है एक रेफ्यूजी साइंटिस्ट, जो एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और ये है ऑथर डॉक्टर एम के शिंगरे की। उसके बाद आती है एक और लास्ट बुक, दैट इज द कॉल ऑफ द गिर, जिसको लिखा है परिमल नथवानी ने, जो एक राज्यसभा मेंबर है आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश के राज्यसभा मेंबर है परिमल नथवानी, जिसने बुक लिखी है कॉल ऑफ द गिर। सो हमने सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को जो जुलाई मंथ के अंदर रिलीज हुई थी, हमने उनको कवर कर लिया है अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल की तरफ। सो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने की इसरो की जोधपुर और हैदराबाद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने एक अंडर सी मैप बनाया है राम सेतु का। बट गाइस, जब हम बात करते हैं राम सेतु की, राम सेतु वी ऑल नो की कनेक्ट करता है इंडिया और श्रीलंका को। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो इंडिया के अंदर वो कौन सा आइलैंड है, और बेसिकली वो कौन सी जगह है इंडिया के अंदर जो कि कनेक्ट करती है राम सेतु, जिसको कनेक्ट करता है श्रीलंका के साथ। सो दोनों ही जगह को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर जो ये जगह है दैट इज धनुषकोडी। बट व्हाट एग्जैक्टली इज दैट आइलैंड इन श्रीलंका जिसके साथ ये कनेक्ट करती है? द नेम ऑफ दैट आइलैंड इज तलाईमानार आइलैंड। तो धनुषकोडी को तलाईमानार के साथ ब्रिज करके राम सेतु इन्हें ब्रिज करता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसका एक अंडर सी मैप बनाया है इसरो के जोधपुर और हैदराबाद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिनियम गिरमे के ऊपर, जो बने हैं पहले ब्लैक अफ्रीकन टू विन अ स्टेज इन टूर डी फ्रांस। तो टूर डी फ्रांस को जीतने वाले ये पर्सन बने हैं पहले ब्लैक अफ्रीकन। आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो ही इज फ्रॉम एरिट्रिया, एरिट्रिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सिम्स 2.0 पोर्टल के ऊपर, दैट इज स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया टू प्रोवाइड डिटेल स्टील इंपोर्ट डेटा। जो हमारा स्टील इंपोर्ट डेटा है उसको प्रॉपर डिटेल में ये प्रोवाइड करता है टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हमारे लिए आइडेंटिफाई करना है दैट व्हाट इज इंडियाज रैंक, इंडिया की क्या रैंक है इन द ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन। तो ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन में इंडिया की क्या रैंक है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन से। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द इंडियाज रैंक। सो आप सभी ने देखा होगा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एंड हियर द रैंक ऑफ द
India in the global steel production is second. India is placed second in the global steel production. Absolutely right. यहाँ पर सिम्स 2.0 पोर्टल का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए आपको, दैट इज स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम. जैसे इंपोर्ट मॉनिटर कर रहा है तभी ये इंपोर्ट का डिटेल्ड डेटा दे पा रहा है स्टील का. आई होप अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी. और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए चीज़ों को समझना. समझ के अगर चीज़ों को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें याद रहेंगी अच्छे से और लंबे टाइम के लिए. ठीक है, तो आई होप कि दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू और आप सभी ने आप अभी सभी इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं. बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है अ न्यू हॉर्न फ्रॉग स्पीशीज जिसका नाम है ज़ीनोफ्रिस आपतानी. उसे डिस्कवर किया गया अरुणाचल प्रदेश की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर और हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर इसे डिस्कवर किया गया. द नेम ऑफ दिस सेंचुरी इज द ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है जहां पर ज़ीनोफ्रिस आपतानी को यहां आइडेंटिफाई किया गया. अगर हम बात करते हैं आपतानी, सो आपतानी बेसिकली क्या है, ये एक ट्राइब है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है और उसी ट्राइब के ऊपर नाम रखा है इस फ्रॉग का, दैट इज ज़ीनोफ्रिस आपतानी. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर वी हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द स्टेट. तो एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अपने स्टेट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा इंटीग्रेट करने के लिए कुछ एमओयू साइन किए हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ एंड दीज कंपनीज आर IBM, माइक्रोसॉफ्ट, नेस्कॉम. तो हमें आइडेंटिफाई करना है वो कौन सी स्टेट है जिसने ये एमओयू साइन किए हैं IBM, माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम के साथ. सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज गुजरात. गुजरात इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर हमने कवर किया देयर इज अ बेलोरा एयरपोर्ट. बेलोरा एयरपोर्ट जहां पर एयर इंडिया अपना फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करेगा. ठीक है, एब्सोल्युटली दिस इज द राइट आंसर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट वाज साइंड टू कोलैबोरेट ऑन फॉर्मलाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वुमेन लेड रूरल एंटरप्राइजेस थ्रू फ्लैगशिप स्कीम्स एंड वन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन दिस MOU इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. हमें आइडेंटिफाई करना है वो दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी है जिसने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ MSME. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मिनिस्ट्री? इट इज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, MORD. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दो स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोलैबोरेट किया है ऑन द पार्वती कालिसिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एक स्टेट तो राजस्थान है. व्हाट इज द नेम ऑफ अदर स्टेट? दूसरी स्टेट का क्या नाम है? दूसरी स्टेट वो है जहां पर बेसिकली इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क है, दैट इज इन मध्य प्रदेश. तो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क ये मध्य प्रदेश के अंदर है और मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है. राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो विश्वनाथन आनंद ने रिसेंटली लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट को जीता एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई हियर द नेम ऑफ द पर्सन जिसको विश्वनाथन आनंद जी ने हराया है टू विन दिस पर्टिकुलर टाइटल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? दैट इज जेम्स सैंटोस लतासा. तो जेम्स सैंटोस लतासा उस पर्सन का नाम है जिनको विश्वनाथन आनंद जी ने हराया है इन द लियोन मास्टर्स चेस टूर्नामेंट फॉर द 10th टाइम. तो उन्होंने ये 10th टाइम जीता है और यहाँ पर इन्होंने इस पर्टिकुलर प्लेयर को हराया था जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं. अगला क्वेश्चन है एलोस 4 के ऊपर, दैट इज एडवांस लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि एक एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है फॉर द डिजास्टर रिस्पॉन्स, सिक्योरिटी, मैप मेकिंग एंड मॉनिटरिंग मिलिट्री एक्टिविटी. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है एलोस 4 सैटेलाइट को. सो जब भी ऐसी कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है जिसका एक यूनिक सा एम है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी कंट्री है या कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने इसको लॉन्च किया है. और हियर द राइट आंसर इज जापान विच हैज कम अप विद दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट. ठीक है जी, तो जापान ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है एलोस 4. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो गूगल ट्रांसलेट ने अभी अपना लार्जेस्ट एक्सपेंशन किया है इन द हिस्ट्री ऑफ द गूगल ट्रांसलेट. सो गाइस वी ऑल नो अबाउट द गूगल ट्रांसलेट. आप सभी ने कभी ना कभी यूज किया होगा गूगल ट्रांसलेट, जहां पर हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं और उसको दूसरी लैंग्वेज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो एज अ पार्ट ऑफ द गूगल्स 100 लैंग्वेज इनिशिएटिव, सो दिस एक्सपेंशन नाउ इंक्लूड्स अ टोटल ऑफ 243 लैंग्वेजेस. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि रिसेंटली जो एक्सपेंशन हुआ है जो कि लार्जेस्ट एक्सपेंशन था गूगल ट्रांसलेट के अंदर, तो वो कितनी लैंग्वेजेस को यहाँ इंक्लूड किया गया. टोटल 243 हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली आर द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जिनको अभी इंक्लूड किया गया? दिस इज बेसिकली 110. पहले 133 लैंग्वेजेस थी, अब ये बढ़कर हो गई हैं 243 लैंग्वेजेस. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज आदित्य L1 मिशन जो कि इंडिया का पहला सोलर मिशन है.
जिसको इसरो ने लॉन्च किया, आदित्य L1 मिशन, जिसने रिसेंटली अपना फर्स्ट हेलो ऑर्बिट कंप्लीट किया है अराउंड द सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कितने डेज के अंदर इसने इस ऑर्बिट को कवर किया, दैट इज बेसिकली 178 डेज। तो नंबर ऑफ डेज कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि कितने दिनों में उन्होंने इसको कवर किया है, दैट इज 178 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द लोकपथ मोबाइल ऐप, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया टू अलाउ द पब्लिक टू रिपोर्ट रोड प्रॉब्लम्स बाय अपलोडिंग द फोटोज। तो यहां पर लोग क्या कर सकते हैं, रोड प्रॉब्लम्स को फोटोज के जरिए यहां शेयर कर सकते हैं कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, ये एक वो प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं इस रोड के ऊपर। तो उससे क्या होगा कि जो स्टेट है उसको डेफिनेटली रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। बट यहां क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी स्टेट है आखिर जिसने ये लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, एंड द नेम ऑफ दैट स्टेट इज ऑप्शन डी, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वही स्टेट है जिसने राजस्थान के साथ पार्वती कालेसन चंबल रिवर प्रोजेक्ट को साइन किया है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट परी के ऊपर है, दैट इज द पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट डायलॉग, रिफ्लेक्शन एंड इंस्पिरेशन। सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है प्रोजेक्ट परी के ऊपर जो कि करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया। इसे एग्जीक्यूट किसने किया, ललित कला अकेडमी एंड द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इन्होंने मिलकर इसको एग्जीक्यूट किया। देन द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग वाज टू ब्यूटिफाई द पब्लिक स्पेसेस इन मुंबई। जो पब्लिक स्पेसेस हैं मुंबई में उसको ये ब्यूटिफाई किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट इज परी। बट गाइस, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट, दैट इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई हियर। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ओनली करेक्ट, बट स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। क्यों, क्योंकि मुंबई की जगह इट इज द दिल्ली विच विल बी ब्यूटिफाइड हियर। दिल्ली के पब्लिक स्पेसेस को ब्यूटिफाई किया जाएगा अंडर द प्रोजेक्ट परी विच इज बीन टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आई होप कि आप सभी इन क्वेश्चंस को कनेक्ट कर पा रहे हैं एंड ये रिलेट कर पा रहे हैं कि हमें कौन सी चीजों को कवर करना है जब भी हम कोई न्यूज आर्टिकल कवर करते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द 46 सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, जिसको न्यू दिल्ली के अंदर होस्ट किया गया। एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 1972 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। इट इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 30 स्टेट, तो 30 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इस पर्टिकुलर कमेटी का पार्ट हैं। और ये जो कमेटी है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोकेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज फंड से, उसकी एलोकेशन के लिए ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल है। एंड इट डिसाइड्स ऑन द इंस्क्रिप्शन ऑफ साइट्स, जो भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बनती है आप देखते हैं कि वो XYZ प्लेस को हेरिटेज लिस्ट के अंदर डाला गया है, तो बेसिकली उसका जो इंस्क्रिप्शन है उसके लिए भी ये कमेटी ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इंस्क्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइनेंशियल असिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल है। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। सो हियर अगेन स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। व्हाई, क्योंकि देयर आर नॉट 31 स्टेट्स, 31 स्टेट्स नहीं है बल्कि 21 स्टेट्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर, दैट इज व्हाई इट इज इनकरेक्ट हियर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अबाउट द सेरा प्रोग्राम, दैट इज द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया गया यूएस बेस्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी ने। एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई हियर कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। सो पार्टनर नेशन अगर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम का, दैट इज इंडिया। जो पर्पस है प्रोग्राम का, दैट इज टू डेमोक्रेटाइज स्पेस एक्सेस, जो स्पेस की एक्सेसिबिलिटी है वो हमें बढ़ानी है। कैसे, उन सिटीजन्स को हमें एनकरेज करना है, उन कंट्रीज के जिनका कोई भी या फिर बहुत ही कम एस्ट्रोनॉट्स आज तक स्पेस के अंदर गए हैं। सो ऐसे कंट्रीज को यहाँ पर हम सपोर्ट करने वाले हैं। और जो ड्यूरेशन रहेगी जर्नी की, दैट विल बी 15 मिनट्स पास द कर्मन लाइन। तो कर्मन लाइन है जो कि 100 किलोमीटर ऊपर है अर्थ के सरफेस से, तो बेसिकली उसके ऊपर 15 मिनट्स का ये मिशन रहने वाला है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट हियर। सो हियर बेसिकली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 एंड 2 आर करेक्ट। बट जब हम बात करते हैं इस फ्लाइट ड्यूरेशन की, ये जो मिशन का ड्यूरेशन इट इज नॉट 15 मिनट्स, इट इज 11 मिनट्स। तो जो सेरा ये है ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम जिसको लॉन्च किया है सेरा ने, सो बेसिकली 11 मिनट्स का ये मिशन रहने वाला है एंड नॉट द 15 मिनट्स, दैट इज व्हाई इट इज द इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गोल्डन पीकॉक अवार्ड रिसेंटली दिया गया है फॉर एक्सीलेंस इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। हमें आइडेंटिफाई करना है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस अवार्ड को रिसीव किया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज L&T मेट्रो रेल लिमिटेड। L&T मेट्रो रेल ने इस पर्टिकुलर अवार्ड को रिसीव किया, दैट इज गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट द लीवर्स।
अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के ऊपर। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डेट है जिस दिन इस डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो प्लास्टिक बैग फ्री डे को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 3 जुलाई को। क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट डेज को कवर किया, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ और इंपॉर्टेंट डेज भी हमें कवर करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे नेशनल डॉक्टर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 जुलाई को, और इस साल इस डे को सेलिब्रेट किया गया विद द थीम Healing Hands, Caring Hearts. That is the theme of National Doctors Day. We celebrate on 1st of July. Then comes the National Chartered Accountants Day, जो कि हम जिसकी 76th एनिवर्सरी इस साल बनाई गई है, और ये भी हम 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1949 के अंदर यहाँ पर सेटअप किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड देन वी आर हैविंग द संविधान हत्या दिवस, जिसको गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया दैट वी विल बी मार्किंग द जून 25 एज द संविधान हत्या दिवस, क्योंकि वी आर बेसिकली गिविंग द ट्रिब्यूट टू द स्ट्रगल्स विच वाज कॉज्ड बाय द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। जो आप सभी जानते हैं कि इमरजेंसी इंडिया के अंदर लगी थी 1975 के अंदर, तो उसके उस टाइम पे जो स्ट्रगल किया था लोगों ने, तो उसको मार्क करने के लिए संविधान हत्या दिवस को यहाँ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। एंड दिस इमरजेंसी लास्टेड टिल मार्च 21, 1977। जब हम बात करते हैं इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी लगाने की, इंपोज करने की जो पावर है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास रहती है अंडर द आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने आर्टिकल को डिस्कस किया, डे को डिस्कस किया, व्हाई एग्जैक्टली इट टेक्स प्लेस इसको डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को ये सभी डिटेल्स एकदम याद रहेंगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज द नेशनल फिश फार्मर्स डे, जिसे हम जुलाई 10 में बनाते हैं टू बेसिकली कंट्रीब्यूट टू सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी and his colleague Dr. K.H. Ali Khuni in the Indian fishery sector. Then we are having World Population Day, जिसको हम 11 जून को सेलिब्रेट करते हैं, 11 जुलाई को। The theme this year was Leave No One Behind, Count Everyone. So जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन के अंदर हर एक लाइफ, every life matters. So that is why everyone is required to be counted and there should be no one who has been left behind. So that's why we need to count everyone, and that is what the theme of World Population Day, which we celebrate on July 11. Then there is the International Malala Day, जो हम celebrate करते हैं July 12 को, and it honors Malala Yousafzai, a Pakistani advocate for girls' education and the youngest recipient of the Nobel Prize. Then we are having World Youth Skills Day, we celebrate on July 15, जिसकी theme है Youth Skills for Peace and Development. सो वर्ल्ड यूथ स्किल डे, इंटरनेशनल मलाला डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमें याद रखने चाहिए। उसके अलावा आता है नेल्सन मंडेला डे, जो हम 18 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल मून डे हम सेलिब्रेट करते हैं जुलाई 20 को विद द थीम इल्यूमिनेटिंग द शेडोज। देन नेशनल फ्लैग डे इज हियर विच वी सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 22 जुलाई। एंड गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनल फ्लैग डे, सो कैन एनीबडी टेल मी हु इज द डिजाइनर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग? द डिजाइनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज पिंगली वेंकैया, right? Next question is World Nature Conservation Day that we celebrate on July 28. The theme of this day is connecting people and plants, exploring digital innovation in wildlife conservation. So this is basically the right answer here. Okay, let's move on to the next question. So a significant milestone was achieved by an Indian state. तो एक Indian state ने recently road safety action plan को adopt किया है for a period of 10 years. और आपको मुझे बताना है कि वो कौन सा state है जिसने ये adopt किया. Let me tell you that it is the same state जिसने मध्य प्रदेश के साथ मिलके पार्वती कालिंदी चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को साइन किया है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट? दैट इज राजस्थान. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अ ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट टुक प्लेस. सो गाइस अभी हमने बात की थी वर्ल्ड की फर्स्ट एआई ड्रेस की जिसका नाम था मेदुसा, राइट? और इसे बनाया किसने था? हु वाज द क्रिएटर? इट वाज The name of the person was Christina Ernst. But guys जब हम बात करेंगे एक और नई इनिशिएटिव के अंडर द एआई, तो वर्ल्ड की पहली एआई ब्यूटी पेजेंट हुई है जहां पर मोरोकल वर्चुअल मॉडल नेम्ड केंजा लेली हैज एमर्ज एज अ विनर एंड शी हैज सिक्योर्ड द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस एआई. सो आपके सामने क्वेश्चन ये है कि केंजा लेली को क्रिएट किसने किया है? फॉर एग्जाम्पल ये एआई ड्रेस को किसने बनाया था? क्रिस्टीना अर्नेस्ट ने. सिमिलरली केंजा लेली को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगी? सो केंजा लेली को किस पर्सन ने क्रिएट किया है? द नेम ऑफ द पर्सन इज मैरियम बेसा. ऑप्शन ए मैरियम बेसा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंट्री ऑफ द अपोस्टल. लेट मी टेल यू दैट दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड विच इज बीन गिवन इन वन ऑफ द कंट्रीज.
That is what we have to identify here. Basically, this award was being given to Indian Prime Minister Narendra Modi ji on the country visit to that country, and it is basically Russia, which has honored Prime Minister Modi ji with the Order of St. Andrew. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और टर्मिनल ऑपरेशनल हुआ रिसेंटली. इट इज लोकेटेड इन थिरुवनंतपुरम इन केरला. जो पहला मदरशिप एमवी सैन फर्नांडो है, इट इज अराइव फ्रॉम सियावन पोर्ट इन चाइना एंड इज ओन्ड बाय द एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. अब आपको बताना है कि वो कौन सी कंपनी है विच इज द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटर ऑफ दिस पोर्ट. तो कौन सी कंपनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटर इस पोर्ट की? इट इज द अदानी पोर्ट्स एसईजी. अदानी पोर्ट्स एसईजी इज द राइट आंसर, and it is a collaborative initiative of the government of Kerala, government of India and the Adani Port SEZ. तो तीनों ने मिलके इसको लॉन्च किया है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने एक अग्रीमेंट साइन किया है एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ, जिसके अंदर दे विल बी एनहांसिंग एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस अक्रॉस द स्पेसिफिक स्टेट. पूरी स्टेट में हेल्थ इंश्योरेंस की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जाएगा. हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कौन सा है जिसने स्टार हेल्थ के साथ इस पार्टनरशिप को यहाँ कवर किया है. सो इट इज बेसिकली वन ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दैट इज हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने ये एमओयू साइन किया स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ. अगला क्वेश्चन है मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर. तो मिलिट्री एक्सरसाइज टुक प्लेस फॉर बीइंग द लार्जेस्ट इन द 43 ईयर हिस्ट्री, व्हिच इज होस्टेड बाय द रॉयल एयर फोर्स एट RAAF. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज? इट इज पिच ब्लैक. पिच ब्लैक एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट? तो पिच ब्लैक जिसको ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स यहाँ पर कंडक्ट करती है. अगला क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस. सो गाइस, ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहला ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस यहाँ पे सेटअप किया है, लॉन्च किया है फॉर द मेडिकल डिवाइसेस. वी हैव टू आइडेंटिफाई हियर that this platform aims to facilitate access to the life-saving medical technologies, and which organization is responsible for introducing this innovative information system. तो जो innovative information system है इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करेगी? इसी का काफी इजी है, हम बात कर रहे हैं हेल्थ की. So basically, which organization will be working for this part? It should be World Health Organization, which is the one which is basically working for the healthy world across the world, right? That is the World Health Organization. Agla question, a cutting edge astronomical observatory project was discussed involving collaboration between several prestigious institutions and countries, and it aims to build the world's most एडवांस ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड एंड मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो इस प्रोजेक्ट का नाम जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया है, इट इज बेसिकली द 30 मीटर टेलीस्कोप. तो 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स पार्टनर्स सच एज Caltech एंड द यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलिफोर्निया along with participation from Canada, China, Japan and India. So this is basically the right answer here. Okay, option C, 30 meter telescope, and India has also participated in this project which has been led by 30 meter telescope project. तरफ से India has achieved a significant milestone by becoming the first country. तो इंडिया पहला कंट्री बना है to prepare entire fauna checklist, और ये जो चेकलिस्ट है ये लॉन्च की गई थी एनिमल टेक्सोनॉमी समिट 2024 के अंदर, जो कि कोलकाता में हुई थी. हमें आइडेंटिफाई करना है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फॉना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल को रिलीज किया है. व्हाट इज द नेम? दैट इज the Zoological Survey of India. So Zoological Survey of India is the right answer. Next question. So next question is about first exchange traded fund that is focused on the oil and gas sector, marking a significant development in the financial and energy market. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ETF है, which includes a selection of stocks listed on the NSE, makes it a notable addition to India's financial instrument. What is the name of this ETF? क्या नाम रखा होगा? That is what we have to identify here. So the name of the ETF is option C, that is ICICI Prudential Nifty Oil and Gas ETF. So this is the right answer to this question. Next question guys, इंडिया ने एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन किया है, अपना पहला बायलैटरल एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विद अ स्पेसिफिक कंट्री. एंड दिस म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट एम्स टू फैसिलिटेट, वो फैसिलिटेट करना चाहेगा द ट्रेड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिटवीन द टू कंट्रीज. So we have to identify here the name of the country which India signed this bilateral agreement for organic products. India ने bilateral agreement कौन सी कंट्री के साथ साइन किया ये हमें आइडेंटिफाई करना है. दैट इज ताइवान. ऑप्शन सी, ताइवान इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन, एडीबी ने कोलैबोरेट किया ग्लोबल एनर्जी कंपनी के साथ टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट 400 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट इन द सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है,
तो ये जो प्रोजेक्ट है इट विल प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी एंड रिड्यूस कार्बन एमिशंस, तो एक सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करेगा और कार्बन एमिशंस को ये यहाँ पे कम करेगा. तो विच ग्लोबल एनर्जी कंपनी हैज एडीबी पार्टनर, नीड टू आइडेंटिफाई. So the name of this particular group is NG Group. That is option C. NG Group is the right answer. So NG Group is the right answer. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. So ICICI Lombard ने लॉन्च किया है इंडस्ट्री फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी विच इज पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इंडस्ट्रीज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया है. वी हैव टू आइडेंटिफाई हियर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस न्यूली लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. इस नैनली लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का क्या नाम है? दैट इज ICICI Lombard. So this launched health insurance product by ICICI Lombard is Elevate. तो ICICI Lombard ने Elevate नाम का ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि इंडस्ट्री का पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमने पावर किया है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है द लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी कैंपेन. इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी कैंपेन को लॉन्च किया? द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रह्म कुमारी, जिन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो शाहरुख खान पहले इंडियन बने हैं टू रिसीव द पार्डो अला कैरिरा एस्कोना लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड. तो 77th एडिशन हमारा लोकार्नो टूरिज्म लोकार्नो फेस्टिवल हुआ एंड वहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री वेयर दिस लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल वाज हेल्ड, जहां शाहरुख खान रिसीव द अवार्ड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस? इट इज स्विट्जरलैंड. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि चेयरपर्सन HCL टेक की. शी हैज बीन अवार्डेड द नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर व्हिच इज बीन गिवन बाय फ्रांस. नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर as it is instituted in 1802, it is given for exceptional and achievements in various fields. It is the highest civilian honor of the which country? ये हमें आइडेंटिफाई करना है. तो ये जो लेजेंड ऑफ ऑनर है ये कौन सी कंट्री ने रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. द नेम इज फ्रांस. फ्रांस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्वप्ना कलिंगल ऑफ कलिंगल प्लांटेशन थ्रिशूर, जिनको स्पाइस अवार्ड 2024 दिया गया है टू प्रमोट सस्टेनेबल स्पाइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम. एक सस्टेनेबल स्पाइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम को प्रमोट करने के लिए और स्पाइस अवार्ड 2024 हैज बीन गिवन. सो विच ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूटेड द स्पाइस अवार्ड 2024? ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने स्पाइस अवार्ड 2024 को ऑर्गेनाइज किया, इंस्टीट्यूट किया. इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, दैट इज द राइट आंसर. सो गाइस हम बात करें स्पाइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम की, तो इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी? which is already into the spices, that is Indian Institute of Spices Research. That is the right answer. So it was a slip of tongue from my end, so do not worry, it is option D which is the right answer. Next question is about the Sir Keir Starmer. Sir Keir Starmer बने हैं नए Prime Minister of United Kingdom, replacing the Indian origin person that is Rishi Sunak. And we have to identify who is the newly appointed Chancellor of the Exchequer in Sir Keir Starmer's cabinet. What is the name of the newly appointed Chancellor of Exchequer? That is the Rachel Reeves. Option B is the right answer. Rachel Reeves is the right answer. Next question, a historic appointment. The Lahore High Court has named first woman Chief Justice. So what is the name of this first woman Chief Justice? So the name of this person is Justice Alia Neelam. That is the right answer. Another question, an Eastern Indian state government announced the establishment of region's first university specifically designed for physically challenged students. So physically challenged students के लिए specifically इसको डिज़ाइन किया गया इस यूनिवर्सिटी को, but we have to identify here that in what state this particular thing has been there. Which state government has announced this initiative? So the state government which announced this initiative is Jharkhand. Jharkhand is the right answer. Jharkhand is the right answer to this question. Next question is about the Digital Nagrik which has been launched by Karnataka government along with the Meta. You have to tell me by what year does the program aim to reach 1 lakh teachers and 10 lakh students. Target will be achieved by 2025. Option 8 is the right answer, 2025. So this is also going to empower the 1 lakh teachers and 10 lakh students aged 18 to 24. Next question, an initiative named Project Indus was launched. Project Indus को launch किया गया to develop a large language model capable of communicating in or 40 different local languages and dialects. So the project uses Dell technology Gen AI in a box. You have to tell me that which company has launched this initiative. कौन सी कंपनी ने initiative को launch किया है? That is the Project Indus, जो एक large language model है. Like guys, the chat GPT is here, right? तो वैसे ही एक इंडिया का अपना self-made
ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा सिस्टम हो जिसका नाम रखा है प्रोजेक्ट इंडस। ठीक है जी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज टेक महिंद्रा। Next question. So it was announced that the 2030 Winter Olympics and Paralympic Games will be hosted in a specific location. We have to identify that where exactly this 2030 Winter Olympic and Paralympic Games be hosted. कहाँ पर होंगे? They will be taken place in French Alps. Option C, French Alps is the right answer. Now the next question. Manu Bhagar has won the bronze medal at the Paris 2024 Olympics. Paris 2024 Olympics में Manu Bhagar has won the bronze medal. ठीक है? And she is the first Indian female shooter to win a medal in Olympics, the first Olympic medal in shooting for India since the London 2012 Olympic Games, and India's first medal at the Paris 2024 Olympics. In which event did Manu Bhagar win the bronze medal at the Paris 2024 Olympics? So Paris 2024 Olympics में मनु भाकर ने कौन से इवेंट में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड द इवेंट वाज वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च किया अपना मित्र वन इनिशिएटिव? इस मित्र वन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ वृक्षारोपण, जहां पर द गवर्नमेंट विल बी ट्राइंग टू इंक्रीज द ग्रीन कवर बाय प्लांटिंग 35 करोड़ saplings along the border area. So what exactly is the name of the state government which has come up with the Mitra One initiative? The state government name is option A, that is Government of Uttar Pradesh. Option A is the right answer. Government of UP is the right answer, which has come up with the Mitra One initiative. Next question is about IT Yuva Saksham Yuva scheme. So it has been launched by the government of Haryana to provide rupees 5,000 youth in its entire first phase and scaling up 60,000 jobs under the mission 60,000 सक्षम युवा स्कीम। और मैं आपको बता दूंगा दैट हरियाणा ने हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया है along with the वर्ल्ड बैंक, where वर्ल्ड बैंक will be giving rupees 10,000 crore to Hyderabad for the same. Okay. Next question. So curtain raiser of World Audio Visual and Entertainment Summit, WAVE Summit, was taken place, and we have to identify the location where this summit was scheduled to be held. It was having a timeline of Come Soil With Us, and it was held in which place? It was held in the Goa. So the Come Soil With Us is the tagline for this WAVE Summit, that is World Audio Visual and Entertainment Summit. Next question. The Global Water Tech Summit 2024 awarded a specific entity under the category Water Department of the Year. तो Water Department of the Year दिया गया है Global Water Tech Summit 2024 के अंदर, ठीक है, for its achievements in the water sector. And we have to identify here कि इस अवार्ड को अभी हाल ही में किसने जीता है? Which of the following has won the received this particular award recently? So that name is Central Water Commission. Central Water Commission is the right answer to this question. Next question guys. So an individual was appointed as the chairman. So नए chairman and MD SIDBI के कौन बने हैं? That is the Small Industry Development Bank of India. So the name of the person is option B, that is Manoj Mittal. Manoj Mittal has been appointed as the chairman and managing director of the Small Industries Development Bank of India. Next question. तानाबाता फिल्म फेस्टिवल कौन सी कंट्री में सेलिब्रेट करता है? It is the Japan where the तानाबाता festival is being celebrated. Next question. India House, which is India's first ever country house at the Olympic Games, was set up at Pas de la Villeta for the Paris Olympics. So जो इंडिया हाउस है, इंडिया का पहला फर्स्ट कंट्री हाउस एट द ओलंपिक गेम्स, वो कौन सी कंपनी ने बनाया है? इट हैज बीन मेड बाय द रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन ने इस पर्टिकुलर इंडिया फर्स्ट हाउस को यहाँ पर सेटअप किया था। और 143 मीटिंग जो हुई थी गाइस ओलंपिक्स की, तो वहां पर दे हैव आल्सो अनैनिमसली इलेक्टेड वन ऑफ द इंडियन वुमेन। One of the Indian women has been elected as the member of this particular committee. So what is the member? That is Neeta Ambani. That is the right answer. Next question. So Bangalore based ride hailing app, that is Rapido, वो बनी है वर्ल्ड की थर्ड इंडियन स्टार्टअप to achieve unicorn status in 2024. So we have to tell me here who are the founders of Rapido and when was it established. तो कौन फाउंडर है और कब ये एस्टैब्लिश हुआ? क्योंकि रैपिडो इज इन द न्यूज़ एज इट हैज बिकम द यूनिकॉर्न, दैट्स व्हाई वी आर रिक्वायर्ड टू कवर दिस पार्ट. सो द नेम एंड द ईयर इज बेसिकली 2015 व्हेन इट वाज बीन स्टार्टेड बाय अरविंद शनका, पवन गुंतुपल्ली एंड ऋषिकेश एसआर. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मेंस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट विच विल बी होस्टेड बाय इंडिया इन 2025. ठीक है.
and that will be too in the T20 format, marking India's hosting of the Asia Cup after 34 years. So we have to identify here in which year and the format did Bangladesh host the Asia Cup. तो कौन से ईयर में और कौन से फॉर्मेट में ये होस्ट करने वाला है? सो बेसिकली द ईयर हियर इज 2027 and the format is ODI format. That is the right answer. Next question. So what is the institution which was awarded the UN ECOSOC Special Consultative Award? So that is the United Nations Economic and Social Council Special Consultative Status Award. We have to identify the purpose of this award is to recognize and reward the university's contributions to the Sustainable Development Goals. So what exactly is the name of the university? It is Kalinga Institute of Industrial Technology. So KIIT of Odisha was awarded the UN ECOSOC Special Consultative Status Award. Next question. China has made a groundbreaking advancement in the rail transport by launching the world's first carbon fiber high-speed train. तो वर्ल्ड की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन को इन्होंने लॉन्च किया. So this innovative train is known for its lightweight and durable construction and aims to revolutionize high speed travel. So my dear friends, हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि इस वर्ल्ड की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का क्या नाम है. सो जब भी ऐसी कोई चीज पहली बार लॉन्च होगी तो उसका नाम क्या है, कहां पर लॉन्च हुई है, किसने लॉन्च की है. सो इन्हें याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है. जब हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर, इट इज सेट्रोवो 1.0. 1.0 is the right answer. Next question. A former Indian shooter has been honored with a prestigious Olympic order. तो हमें इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि ये ओलंपिक ऑर्डर कौन से पर्सन को मिला है. सो इज इट्स द राज्यवर्धन सिंह राठौर, गगन नारंग, विजय कुमार, अभिनव बिंद्रा, अंजलि भागवत. सो गाइस, अभिनव बिंद्रा. सो गाइस, लेट मी टेल यू दैट एक फॉर्मर इंडियन शूटर की बात हो रही है जिनको प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है और इससे ये बने हैं इंडिया के पहले एथलीट टू रिसीव दिस अकोलेट. सो बेसिकली yes, this is the right part, and basically we can use such kind of trick when we are covering any kind of tournament which has taken place recently. तो अभी तो ये basically award था which has been given, and for this particular award definitely as they have mentioned that former Indian shooter है वो, तो उनका नाम हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा. So here अभिनव बिंद्रा is the right answer to this question. ठीक है. So I hope कि आपको ये चीज एकदम definitely clear होगी. अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. So two Indian tennis legends, अब इनको भी they have become the first Asian men to be inducted into the International Tennis Hall of Fame. तो वहां पर हम शूटिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम टेनिस हॉल ऑफ फेम की बात कर रहे हैं. तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में वो दो इंडियंस कौन से हैं जिनको इंडक्ट किया गया है, एंड द नेम ऑफ दिस पर्संस आर लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज. लेट मी टेल यू गाइस, अभी हमने टेनिस हॉल ऑफ फेम की बात की, हमने ओलंपिक ऑर्डर की बात की. लेट मी टेल यू दैट आईसीसी ऑल्सो इंडक्ट्स द क्रिकेटर्स इनटू इट्स हॉल ऑफ फेम, and this year 3 cricketers have been added to it. What are these 3 players? These are Alastair Cook of England, AB de Villiers of South Africa, and the Neetu David from India. Neetu David from India. So all these are the new inductees into the ICC Hall of Fame जो कि recently अक्टूबर मंथ में हुआ है. ठीक है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. दैट इज द about Vikram Sarabhai medal and the Harry Messi award. तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं. We have to identify the statement which is correct. So Anil Bhardwaj, who is the director of physical research laboratory in Ahmedabad, was awarded the Vikram Sarabhai medal. Harry Messi award किसको मिला है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को. और the awards were presented at 45th COSPER Scientific Assembly in the Beijing. तो बीजिंग चाइना के अंदर COSPER Scientific Assembly है, तो यहाँ उसको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है. And the right answer is option A. The statement number 1 and 2 are correct. And this is the right answer. ठीक है जी. अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो it was the 5th COSPER, right? But it is a scientific assembly which was held in Busan, South Korea, not the Beijing, China. तो बीजिंग चाइना में नहीं हुई है, ये कोरिया के अंदर हुई है. This is the right part. Next question. So the Paris Olympics, the 10-meter air pistol mixed team event saw India's Manu Bhaker and Sarabjot Singh winning the bronze medal by defeating South Korea's Oh Ye-jin and Won Ho Lee. So which country has won the gold medal in this event? That is what we have to identify here कि कौन सी कंट्री ने गोल्ड मेडल जीता है. So it is the Serbia which has won the gold medal in this 10-meter air pistol mixed team event. तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम है, तो यहाँ पर गोल्ड मेडल किसको मिला है? सर्बिया के प्लेयर को मिला है, जोरोना अरुनोविक एंड दामिर मिकेस्क. Then silver medal has been given to Turkey pair and the bronze medal given to Indian player.
और जब हम बात करते हैं दोनों प्लेयर्स की तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मनु भाकर इज बेसिकली फ्रॉम झज्जर हरियाणा, सरबजोत सिंह इज फ्रॉम अंबाला हरियाणा। तो सरबजोत सिंह कहाँ से हैं, अंबाला से हैं, मनु भाकर हैं झज्जर से। तो ये दोनों की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हमने कवर कर लिया है। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इन्होंने प्रिपेयर किया है अपना म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर 23-24, और आपके सामने क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो ओनली इंडियन एनबीएफसी जिसको सेलेक्ट किया गया है टू बी इंक्लूडेड इन दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, एंड द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज मुथूट फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएफए यूरो 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट। तो फुटबॉल लवर्स प्लीज टाइटन अप एंड प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सो ये जो टूर्नामेंट है इसमें एक हिस्टोरिक विन हुई, एज द विक्टोरियस टीम क्लेम देयर फोर्थ टाइटल, अपना चौथा टाइटल इन्होंने जीता है अंडर द लीडरशिप ऑफ द कैप्टन अल्वारो मोराता। सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी टीम है जिसने टूर्नामेंट जीता है। इट इज बेसिकली द स्पेन विच हैज वन द टूर्नामेंट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। तो स्पेन इज द राइट आंसर एंड जर्मनी इज दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर दिस पर्टिकुलर फाइनल विल बी टेकन प्लेस। I hope this is clear to all of you. Let's move on to the next question. So the News Broadcast and Digital Association announced its new president, a significant figure in the Indian media industry who is also the chairman of India TV. So India TV का आपने एक बहुत ही important show देखा होगा, that is आपकी अदालत. The host of that particular show is basically the person who is the chairman of India TV and who has also been appointed as द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूज ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन। तो इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, दैट इज रजत शर्मा। दैट इज ऑप्शन ए, रजत शर्मा जी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये एक वेल नोन मीडिया पर्सनैलिटी है एंड इज द चेयरमैन ऑफ इंडिया टीवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो झारखंड डिस्ट्रिक्ट ने अपने 2 डिस्ट्रिक्ट्स को चाइल्ड लेबर फ्री यहां पर अनाउंस किया है अंडर द माइका माइनिंग ऑपरेशंस। हमें आइडेंटिफाई करना है दैट व्हाट एग्जैक्टली आर दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स जिनको यहां पर चाइल्ड लेबर फ्री अनाउंस किया है, एंड दिस डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड कोडरमा एंड गिरिदीह इज द राइट आंसर, कोडरमा एंड गिरिदीह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द विंबलडन 2024 टेनिस टूर्नामेंट एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस अगर हम बात करें विंबलडन 2024 इवेंट की, तो विंबलडन 2024 इवेंट के अंदर कार्लोस अल्कराज जो कि हैं स्पेन से, उन्होंने हराया है नोवाक जोकोविक को, हु इज फ्रॉम सर्बिया, ठीक है। So Carlos Alcaraz become the first Spanish player to win back-to-back Wimbledon title। अगर हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स की, तो पेरिस ओलंपिक्स में नोवाक जोकोविक ने हराया है कार्लोस अल्कराज को। तो आई थिंक आपके लिए काफी इजी रहेगा टू कवर बोथ ऑफ देम, दैट इज द विंबलडन एज वेल एज द पेरिस ओलंपिक्स, राइट। अगर हम यहाँ बात करें, कार्लोस अल्कराज पहले स्पेनिश प्लेयर बने हैं टू विन बैक-टू-बैक विंबलडन टाइटल। बारबरा क्रेजिकोवा जिन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है बाय विनिंग विमेन सिंगल्स टाइटल इन द विंबलडन 2024। And in the men's doubles, guys, so it's Henry and Harry who have won their Wimbledon titles. So here basically you can see that statement number 1 and 3 are correct, but statement number 2 is incorrect because it states that it was her first Grand Slam title, but no, it was not the first Grand Slam title of Barbara Krejcikova. So अगर हम बात करें, विनर है कार्लोस अल्कराज, उन्होंने हराया है सर्बिया के नोवाक जोकोविक को। अगर हम बात करते हैं विमेन सिंगल्स की, तो बारबरा क्रेजिकोवा बिलोंग करते हैं चेक रिपब्लिक से एंड शी हैज डिफीटेड जैस्मिन पाउलिनी ऑफ इटली। तो इटली की प्लेयर को इन्होंने हराया है। एंड देन जब हम बात करें मेंस डबल्स की, तो याद रखिए आप सिर्फ हेनरी एंड हैरी जिन्होंने इस पर्टिकुलर टाइटल को जीता इन द वुमेन्स डबल्स। इट वाज कैटरीना टेलर जिन्होंने ये टाइटल जीता है, एंड द मिक्स डबल्स में इट वाज साई सू वी एंड जैन जिलिंस्की। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को हमने कवर किया। फॉर एग्जांपल हम मिक्स डबल्स की बात करते हैं, तो हेनरी हैरी इज द राइट आंसर फॉर द मेन। फॉर द वुमेन द राइट आंसर विल बी कैटरीना टेलर, राइट, एंड द रिमेनिंग थिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर टुडे सेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द लॉस एंजलिस awarded the grand jury prize for best feature to a film which marks the debut production of Pushing Buttons Studios। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज दैट पर्टिकुलर मूवी जिसने ग्रैंड जूरी प्राइज जीता है फॉर द बेस्ट फीचर एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल लॉस एंजलिस 2024। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम? द नेम इज द गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अ प्रेस्टिजियस new award was established by WINGS, that is a Women's Integration and Growth Through Sports Kerala, to honor contribution in the feminist studies, and the first recipient of this award is noted
writer and critic, recognized for her work that is unthuckable अबाउट एमटी वासुदेवन नायर स्क्रिप्ट्स. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि डिस्टिंग्विश्ड रेसिपिएंट कौन है हु वाज द फर्स्ट के सरस्वती अवार्ड विनर एज वेल. सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? इट इज ऑप्शन सी, दैट इज पी गीता इज द राइट आंसर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. दैट इज द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप जो कि सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुई. हमें आइडेंटिफाई करना है उस पर्सन का नाम हु वाज द ओनली पार्टिसिपेंट इन दिस इवेंट फ्रॉम इंडिया. And he has also won the Golden Sand Master Award for his 12-foot sand sculpture, which depicts Mahaprabhu Jagannath and his devotee Balram Devas. It is सुदर्शन पटनायक. तो जब भी हमारी सैंड मास्टर्स की बात आएगी तो हमें याद रखना है एक ही नाम इंडिया के अंदर जो है, दैट इज द सुदर्शन पटनायक. तो हमेशा हमें यही नाम देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू द सैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ मनोमनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी, वो बनी है पहली इंडियन और एशियन स्कॉलर to receive a prestigious international award in the victimology. The International Symposium at National Forensic Scientific University in Gandhinagar. So who is this distinguished scholar awarded the Hans von Hentig Award? तो ये कौन सा पर्सन जिसको ये अवार्ड दिया गया है रिसेंटली? The name of the person is Dr. K. Chokalingam. That is the right answer. That is the person who has been given this particular award. Next question. The Asian Squash Devils Championship was held at Arena Emas Johar, Malaysia. The event featured top athletes from across Asia competing in the various categories. Which Indian duo claims the title in the men's doubles category of this championship? So what is the right answer here? The right answer includes Abhay Singh and Velavan Senthil Kumar. Abhay Singh and Velavan Senthil Kumar is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सिग्निफिकेंट कॉर्पोरेट ग्रुप वाज अनाउंस्ड एज द प्रिंसिपल स्पॉन्सर. तो इंडियन कंटिजेंट है जो पेरिस ओलंपिक्स में गया है, उसका प्रिंसिपल स्पॉन्सर अनाउंस किया है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंटिजेंट का. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ दिस? इट इज अदानी ग्रुप. अदानी ग्रुप इज द राइट आंसर. अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स, व्हाट इज द नेम? इट इज येस बैंक. येस बैंक इज द राइट आंसर. Next question. An upcoming mission to be launched, International Space Station, marks a significant collaboration between NASA and a renowned private space exploration company, and this mission is a part of NASA's 4th private astronaut mission. तो क्या है इस मिशन का नाम? The name of the mission is Axiom 4, that is option D. तो नासा का चौथा प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है in collaboration with the Axiom Space, and this will involve a 14-day stay on the International Space Station and will be launched by SpaceX. That is the right answer. Next question about the International Olympic Committee just announced a significant partnership with the country to host the inaugural Olympic esports games regularly in the next 12 years. तो ये जो esports है कौन सी कंट्री इसको होस्ट करने वाली है for the next 12 years? Can anybody tell me that? तो नेक्स्ट 12 ईयर्स तक रेगुलरली इस स्पोर्ट को यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, ऑर्गेनाइज कराया जाएगा. इस साल कौन कराने वाला है? सो दैट मीन्स इन 2025 दिस विल बी टेकन प्लेस इन सऊदी अरेबिया. ऑप्शन डी, सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नासा हैज अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन एज नासा ने ट्रांसमिट किया एक हिप हॉप सॉन्ग टू द डीप स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग? द नेम ऑफ द सॉन्ग इज द रेन बाय मिस्सी एलियट. द रेन बाय मिस्सी एलियट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनिशिएटिव कॉल्ड द गियर शिफ्ट चैलेंज वाज लॉन्च्ड. तो ये जो गियर शिफ्ट चैलेंज है ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है, एंड हमें आइडेंटिफाई करना है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द चैलेंज इन द कोलैबोरेशन विद IIM बैंगलोर. सो गाइस, अगर हम बात करते हैं गियर शिफ्ट चैलेंज की, इट इज लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू फॉस्टर इनोवेशन बिजनेस मॉडल्स फॉर द अडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ट्रक्स. ठीक है. सो द चैलेंज इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर इनिशिएटिव नोन एज ई फास्ट इंडिया. तो एक ई फास्ट इंडिया नाम का इनिशिएटिव है जिसके अंदर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द चैलेंज इन कोलैबोरेशन विद IIM बैंगलोर, स्मार्ट सेंटर इंडिया, कॉलस्टार ड्राइव टू जीरो एंड द WRI इंडिया. तो आपको मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसका पार्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका पार्ट है. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज अ नीति आयोग विच इज द राइट आंसर. तो नीति आयोग इस क्वेश्चन के सही आंसर हैं. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा किया जाता है एग्जीक्यूट, जिसके अंदर देयर आर अराउंड 84,119 चिल्ड्रन हु वर बेसिकली रेस्क्यूड
over the past 7 years with the help of this particular mission. So what exactly is that called? Operation Nanhe Farishte. So basically it was launched in which year? It was launched in year 2018. Nanhe Farishte. अगला क्वेश्चन, several significant initiatives are launched to enhance landslide forecasting and dissemination of hazard data. So these initiatives include the National Landslide Forecasting Center, the भूसंकट वेब पोर्टल एंड द भूस्खलन मोबाइल ऐप. हमें आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम विच हैज लॉन्च दिस इनिशिएटिव्स. तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च दिस इनिशिएटिव्स? सो दीज आर लॉन्च्ड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो हम देख सकते हैं कि नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर, भूसंकट वेब पोर्टल एंड द भूस्खलन मोबाइल ऐप, दे वर लॉन्च्ड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड दे प्रोवाइड लाइव फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स एंड इशू अर्ली वार्निंग बुलेटिन्स. तो यहाँ पर लाइव फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाएंगी, अर्ली वार्निंग बुलेटिन्स को यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा फॉर ऑल द लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट्स बाय 2030. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द Department of Post which has come up with the beta version of the DigiPin. DigiPin की full form क्या है? Digital Postal Index Number. DigiPin is the name of the entity and we have to identify the entity which has collaborated with the Department of Post for this initiative. तो Department of Post ने हमने देखा कि इसने अनाउंस किया है. So किसके साथ अनाउंस किया? That is what we have to identify in this particular question. So it has been started with IIT Hyderabad. So this is the right part. Let's move on to the next question, guys. So Business Advisory Committee was highlighted for its crucial role in deciding the parliamentary agenda. अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है और चेयर करता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को. तो विच पर्सन एग्जीक्यूट्स दिस एंड चेयर दिस? सो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा. स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द राइट आंसर. Next question. So the theme for the India Mobile Congress to be held in the New Delhi was announced. So what was the theme of this Mobile Congress? It was the future is now. Next question is on the theme for the 4th International Climate Summit 2024 held in New Delhi was announced, organized by PHDCCI. This summit focuses on energy security, food security and decarbonization. We have to identify here that what is the theme for this edition of the International Climate Summit. ये जो International Climate Summit है इसकी क्या थीम है ये हमें आइडेंटिफाई करना है. और जब भी हम बात करते हैं ऐसी थीम की, so guys what exactly is the theme for this summit? The theme for this summit is corn ethanol, energy security, food security and decarbonization. Option D is the right answer. तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. That is basically an upskilling program फॉर द वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन इंडिया. और इस प्रोग्राम का क्या नाम रखा है? द वॉइस बॉक्स. तो एक वॉइस बॉक्स नाम का प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है एंड दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय द नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी. ठीक है, तो यहां पर वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच अदर ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनर्ड विद द नेटफ्लिक्स इंडिया टू लॉन्च दिस प्रोग्राम. तो ये जो वॉइस बॉक्स नाम का प्रोग्राम है इसको नेटफ्लिक्स इंडिया ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके लॉन्च किया? सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? इसका नाम है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज कम अप विद दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव. बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज अ मेजर आईटी आउटेज हैज अकर्ड रिसेंटली. आप सभी ने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले देयर वाज अ एरर विच कम टू द विंडोज और हमारी जो स्क्रीन्स होती थी और डेस्कटॉप स्क्रीन जो थी वो बिल्कुल ब्लू कलर की हो जा रही थी एंड द पर्सन इज नॉट इवन एबल टू डू एनीथिंग ऑन दैट. सो बेसिकली जिसको हमने कहा ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ. सो उसका रूट कॉज क्या था ये हमें आइडेंटिफाई करना है. लेट मी टेल यू गाइस कि ये जो आउटेज थी दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट आउटेज इन द एंटायर आईटी हिस्ट्री. And what exactly was the root cause of that? That was the defective content update which was being released by a firm that is CrowdStrike. तो CrowdStrike firm ने एक defective content update यहाँ पर launch किया था जिसकी वजह से this thing basically happened. So याद रखिए blue screen of death happened. I hope this is clear to all of you. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. That is the 33rd edition of the Summer Olympics, जिसको हम पेरिस ओलंपिक्स 2024 के नाम से भी जानते हैं. हमें आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन से कि मोटो क्या है of the mascot for the Paris Olympic 2024. What is the motto of the mascot? The motto of the mascot is alone we go faster but together we go further. That is basically the motto of the mascot of Paris Olympics 2024. Moving to the next question. तो फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जो एक T20 टूर्नामेंट है इसको रिसेंटली इंग्लैंड के अंदर कंडक्ट किया गया और इंडिया चैंपियंस
emerged as victorious as they have defeated Pakistan champions by 5 wickets. तो फाइनल के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया और हमें आइडेंटिफाई करना है हु वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. कौन सा वो प्लेयर है जिसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर. सो इट वाज Yusuf Pathan. So Yusuf Pathan was named as the player of the tournament in the first World Championship of Legends, in which India defeated Pakistan by 5 wickets. Next question guys, next question is about the Copa America 24 event, जिसके अंदर अर्जेंटीना ने इस कोपा अमेरिका को जीता है, securing the 16th title as they defeated Colombia with a score of 1-0. अगर हम बात करते हैं अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना के पास रिकॉर्ड है मैक्सिमम नंबर ऑफ कोपा अमेरिका टाइटल्स का. अब क्वेश्चन ये आता है कि विच कंट्री इज हैविंग द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स. सो अगर हम बात करें सेकंड हाईएस्ट कोपा अमेरिका टाइटल्स, इट इज विथ उरुग्वे. दैट इज द राइट आंसर, विच इज हैविंग 15 टाइटल्स. तो काफी इजी है इस कोपा अमेरिका को याद रखना. अगर हम बात करें कोपा अमेरिका को किसने जीता, कोपा अमेरिका दैट इज CA. सो A फॉर अर्जेंटीना, C फॉर कोलंबिया. अर्जेंटीना ने कोलंबिया को डिफीट किया इन ऑर्डर टू विन द कोपा अमेरिका 2024. सो आई थिंक कि अब आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे कि कोपा अमेरिका में कौन सी कंट्री ने जीता और किसने किसको हराया. सो दिस इज वेरी इजी गाइज. अगर इस तरीके से हम इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं चीजों को, डेफिनेटली चीजें हमारे लिए बहुत ईजी होंगी याद करने के लिए. ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है आपका गांधी मंडेला अवार्ड 2020. तो हमें आइडेंटिफाई करना है ये गांधी मंडेला अवार्ड 2020 किसको दिया गया था. सो दिस इज बेसिकली रिगोबर्तो मेंचुतम हैज बीन अवॉर्डेड विद दिस गांधी मंडेला अवार्ड 2020. आई होप दिस इज क्लियर टू all of you. And this award was presented on the 106th birth anniversary of Nelson Mandela. Moving to the next question. Next question is on the Gulbenkian Prize for Humanity. तो 2024 का Gulbenkian Prize for Humanity कौन से पर्सन को दिया गया है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सॉइल साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु हैज बीन गिवन द 2024 गुल्बेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी. तो जब भी ऐसा कोई अवार्ड दिया जाता है तो हमें उस पर्सन का नाम याद रहना चाहिए जिसको ये अवार्ड दिया गया. हेयर द नेम ऑफ द पर्सन इज डॉक्टर रतन लाल, जो कि एक रिनोन्ड सॉइल साइंटिस्ट है इंडियन ऑरिजिन के, एंड ही वाज अमंग द अवार्डीज ऑफ द 2024 गुल्बेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी. बात करते हैं अगर हम बेस्ट एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स की, क्योंकि अभी हमने सॉइल साइंटिस्ट की बात की जिनको गुल्बेंकियन प्राइज मिला है, तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स भी दिए गए थे 2024 के अंदर. यहां पर अगर हम बात करें बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड किसको मिला, दैट वाज महाराष्ट्र. हॉर्टिकल्चर के अंदर नागालैंड को मिला. हस्बेंड्री स्टेट के अंदर हरियाणा को मिला. फूड प्रोसेसिंग में हिमाचल प्रदेश हैज वन दिस अवार्ड. इनोवेशन लीडरशिप के अंदर जम्मू एंड कश्मीर हैज रिसीव्ड दिस पर्टिकुलर अवार्ड. सो दिस वाज द Agriculture Leadership Award 2024 in which all these states were being given these particular awards. ठीक है, I hope this is clear to all of you. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. दैट इज द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 23-24 रिसेंटली अवार्ड किए गए थे टू द इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स. अगर हम मेंस प्लेयर की बात करते हैं, इट वाज गिवन टू ललियांजोला शांगते. फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इस प्लेयर को ये अवार्ड दिया गया है. जब हम बात करते हैं वुमेन्स प्लेयर की, सो इट वाज गिवन टू अ प्लेयर फ्रॉम तमिलनाडु who has recently created a history as becoming the first player from the state to win this award. तो ये पहली प्लेयर बनी है उस पर्टिकुलर स्टेट से जिसको ये अवार्ड दिया गया. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेयर, द नेम ऑफ द प्लेयर इज इंदुमती कथिरेशन. सो इंदुमती कथिरेशन इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड शी इज फ्रॉम विच स्टेट, शी इज फ्रॉम तमिलनाडु, एंड शी हैज बीन गिवन दिस AIFF award for 23-24. Next question is about Alliance of the CEO Climate Leaders, which is the largest CEO-led climate alliance in the world. और इन्होंने अनाउंस किया है नया को-चेयर. आपको आइडेंटिफाई करना है हु इज दिस न्यू को-चेयर ऑफ द अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट लीडर्स. जो CEO क्लाइमेट लीडर्स का अलायंस है, इसके नए को-चेयर कौन है, इसके को-चेयर हैं सुमंत सिन्हा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्रोमिनेंट फिगर वाज रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट. यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट बनी है ये फॉर द सेकेंड टर्म, एंड दिस इंडिविजुअल अ माल्टीज लॉ मेकर, शी वाज द फर्स्ट वुमेन. ये पहली वुमेन थी 20 साल में टू हेड द यूरोपियन यूनियन असेंबली, और ये यंगेस्ट पर्सन भी बनी है टू प्रेसाइड ओवर एट द एज ऑफ 43 इन 2022. So what exactly is the name of this person who is reappointed as the president of the European Parliament? So what is the name of this person? The name of the person is Roberta Metsola. Roberta Metsola is the right answer, जो एक Maltese lawmaker है, and she has been reappointed as the president of the European Parliament for a second term. Next question is about the legendary fast bowler. This question is for all the cricket lovers. So सभी cricket के lovers मुझे बताएं इस question का सही आंसर क्या है. So legendary fast bowler
retired from the test cricket in a test series against West Indies. उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के अंदर रिटायरमेंट लिया और ये प्लेयर पहले फास्ट बॉलर थे टू टेक 700 विकेट्स इन द टेस्ट क्रिकेट. So what is the name of this person? The name of the person is James Anderson. That is option C. James Anderson is the right answer. Next question. A notable Indian mountaineer became the 8th Indian and first Indian civilian. ये पहले civilian बने हैं इंडिया के to summit Everest without supplementary oxygen. बिना supplementary oxygen के इन्होंने summit बिना इसके इन्होंने माउंट एवरेस्ट को यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की इन्होंने चढ़ाई की. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई हियर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस माउंटेनियर. इस माउंटेनियर का क्या नाम है जो तया विलेज लद्दाख से बिलोंग करते हैं. एंड दिस पर्सन इज स्कलजांग रिग्जिन. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सुभाष दांदेकर, अ प्रोमिनेंट फिगर इन द स्टेशनरी इंडस्ट्री और ही हैज पास्ड अवे रिसेंटली. सो वी हैव टू टेल मी कि वो कौन सा स्टेशनरी ब्रांड था जो इन्होंने फाउंड किया था. सो गाइस हम सभी की यादें हैं उस ब्रांड से एंड द नेम ऑफ दैट ब्रांड इज कैमलिन. Camlin is the right answer. Next question. So it is announced that a prominent Telugu actor, prominent Telugu actor will be awarded ambassador for Indian art and culture at the Indian Film Festival. So what is the name of this Indian actor? So the name of the actor is Ram Charan. अगर हम बात करते हैं ऐसे ही इंडियन एम्बेसडर्स की गाइस, सो लेट मी टेल यू दैट साउथ अफ्रीका 20 लीग वाज बीन अनाउंस रिसेंटली जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दिनेश कार्तिक. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. और अगर सिमिलरली अगर हम मोटो जीपी की बात करते हैं तो मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर अभी बने हैं शिखर धवन. सो ये क्वेश्चंस हम इस तरीके से याद कर सकते हैं. बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मनोलो मार्केज जो बने हैं नए हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस सीनियर फुटबॉल टीम. लेट मी टेल यू वो इंडियन सीनियर मेन फुटबॉल टीम के साथ साथ एक और टीम को कोच करेंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फुटबॉल क्लब जिसके वो कोच रहेंगे? दैट इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई हियर. So the name of that particular football club is FC Goa. FC Goa is the right answer. FC Goa is the right answer. And guys, when we talk about the new head coach, तो नए हेड कोच हमारे फुटबॉल टीम के बने हैं मनोलो मार्केज. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच की, तो अर्लियर राहुल द्रविड़ हेड कोच थे एंड नाउ ही हैज बीन रिप्लेस्ड बाय गौतम गंभीर एज द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. राइट. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो एशियाज फर्स्ट लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड हैज बीन लॉन्च्ड. वी हैव टू आइडेंटिफाई हियर कि क्या नाम है उस जिंक ब्रांड का जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया. द नेम ऑफ दिस ब्रांड इज इकोजेन. इकोजेन इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है सी डॉट के ऊपर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जिसने साइन किया है एमओयू आईआईटी रुड़की के साथ अंडर द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स. हमें आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा इंस्टीट्यूट है बिसाइड्स आईआईटी रुड़की जो इस कोलैबोरेशन का पार्ट है. What is the name of this particular institute? The name of the institute is IIT Mandi. IIT Mandi is the right answer. Next question. Consigned Sports ने पार्टनरशिप किया है एक रिनोन इंटरनेशनल फुटबॉल फाउंडेशन के साथ जिसके जरिए दे विल बी ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ फुटबॉल. जो फुटबॉल का भविष्य है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इंडिया के अंदर बाय फॉस्टरिंग यंग टैलेंट एट द ग्रासरूट लेवल. ग्रासरूट लेवल पे हमारे जो यंग टैलेंट्स उन पर काम किया जाएगा और हमें आइडेंटिफाई करना है वो फुटबॉल फाउंडेशन कौन सी है जो इस कोलैबोरेशन का पार्ट बनी है. द नेम ऑफ दैट फाउंडेशन इज रियल मैड्रिड फाउंडेशन. इससे पहले हमने फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज को कवर किया था दैट इज कोपा अमेरिका. कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को डिफीट किया है एंड अर्जेंटीना इज नाउ हैविंग द 16 टाइटल्स विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोपा अमेरिका टाइटल्स. अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे इट वाज द उरुग्वे विच इज ऑन द सेकंड पोजीशन विद 15 टाइटल्स. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. सो द नेक्सस conceptualized by the innovation hub of the Bank for International Settlements, it aims to connect the FPS of which of the following countries who would be the founding members and the first mover countries of this platform. तो Nexus, Project Nexus को even RBI ने भी ज्वाइन किया है. हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी कंट्रीज हैं जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पे भी रहेंगे. आपके सामने ऑप्शंस हैं मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, कंबोडिया. व्हाट इज द राइट आंसर हियर? The right answer here is basically option C, that is 1, 2, 3, 5 and 6. That is Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and India. That is the right answer. So these countries will be the part of this Project Nexus. तो याद रखिएगा Project Nexus की कौन कौन से countries हैं जो इसका पार्ट है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. So अगले क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है उस बैंक का नाम जिसे RBI ने रिसेंटली परमिट किया है. So guys, we all know that RBI has permitted IBUs
टू एक्ट एज अ ट्रेडिंग मेंबर, वो ट्रेडिंग मेंबर के तौर पे काम कर सकते हैं और ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर के तौर पे भी काम कर सकते हैं एट IIBX। ठीक है, सो वी हैव टू सी हियर दैट विच ऑफ द बैंक announced that it has secured the distinction of being the first bank, वो पहला बैंक जो बना है to become the trading cum clearing member of इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो आफ्टर द परमिशन ऑफ RBI वो कौन सा बैंक है जो बना पहला बैंक टू एक्ट एज अ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बैंक? द नेम ऑफ दिस बैंक इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वही बैंक है जिसने कि MSME सहज नाम की सर्विसेज को लॉन्च किया था। पंजाब नेशनल बैंक ने सेफ्टी रिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक ने रिसेंटली एक स्मार्ट लॉक ऐप फीचर लॉन्च किया जिसके जरिए जो भी कस्टमर्स हैं जिनके पास मोबाइल ऐप है ICICI बैंक का, वो अपने ऐप के जरिए ही इंटरनेट सर्विस, अपनी इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी सर्विसेज ये प्रोवाइड करने वाले हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 से, और यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से स्टेट थे जो कि टॉप पर थे इन द SDG इंडिया इंडेक्स। तो SDG इंडिया इंडेक्स में कौन से स्टेट टॉप पर थे? दी स्टेट्स वर उत्तराखंड एंड केरला। आप देख सकते हैं कि दोनों का स्कोर 79 था अमंग द स्टेट्स। अगर हम बात करें यूटीज की तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर चंडीगढ़ इज ऑन द टॉप। अगर हम बात करते हैं वर्स्ट परफॉर्मर की तो बिहार वॉज एट द बॉटम विद द स्कोर ऑफ 57। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओवरऑल टॉप स्टेट्स की बात की जाए तो उत्तराखंड एंड केरला इज ऑन द टॉप। अगर हम स्टेट्स एंड यूटीज दोनों की ही बात करेंगे तब भी उत्तराखंड एंड केरला दे आर ऑन द टॉप बिकॉज दे आर हैविंग द हाई स्कोर ऑफ 79। बट जब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की तो चंडीगढ़ इज ऑन द टॉप विद द स्कोर ऑफ 77। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो अगर हम SDG इंडिया इंडेक्स की बात करते हैं जो हमें बताता है कि इंडिया की जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स attaining and achieving the sustainable development goals, we all know कि there are 17 sustainable development goals जिसको हम 2030 तक अचीव करना चाहते हैं, राइट? तो इस पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए हम 2030 की टाइमलाइन है तो हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करना काफी जरूरी है और वो ट्रैक करता है SDG इंडिया इंडेक्स। हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा स्टेट है जो कि फास्टेस्ट मूविंग स्टेट था, जिसने लास्ट ईयर से सबसे ज्यादा यहां पर इंप्रूवमेंट की। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टेट? इट इज उत्तर प्रदेश। दैट इज द राइट आंसर। अगर हम सिक्किम की बात करेंगे गाइस, सिक्किम वो स्टेट है जिसने जो बना है इंडिया का पहला स्टेट टू अडॉप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। और हरियाणा की बात हमने ऑलरेडी कवर की थी, दैट हरियाणा इज लॉन्च द युवा शक्ति IT स्कीम, और हरियाणा ने हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बैंक, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक 10,000 करोड़ रुपीस हरियाणा को देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस? कौन सी कंट्री है जो टॉप रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस की अक्रॉस द वर्ल्ड एज पर द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ? सो गाइस, ये रेमिटेंसेस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट माय ब्रदर हैज वेंट फ्रॉम इंडिया टू कनाडा फॉर द जॉब पर्पसेस। ही हैज गॉट सम जॉब इन कनाडा, ही इज देयर। सो हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई पर्सन ऐसे जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं सो दे ऑलवेज सेंड सम मनी बैक टू देयर होम, राइट? So this money that they sent back to their home is called the remittance. तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस को रिसीव करने वाली कंट्री कौन सी है? यू विल बी हैप्पी टू हियर दैट इट इज इंडिया। तो इंडिया इज ऑन द टॉप। इंडिया सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है एंड लास्ट ईयर इट वाज अराउंड $120 बिलियन। और जब हम बात करते हैं बाकी कंट्रीज की, दीज आर मैक्सिको ऑन द सेकंड पोजीशन फॉलोड बाय चाइना, फिलीपींस एंड पाकिस्तान। और जब हम बात करें उन कंट्रीज की जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है इस रेमिटेंसेस के ऊपर ही, सो दिस कंट्री इज बेसिकली टोंगा विच इज 41%, जिसका शेयर ऑफ जीडीपी अगर हम बात करें रेमिटेंसेस बेसिकली बिकम्स द 41% ऑफ द जीडीपी इन द टोंगा एंड दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट डिपेंडेंट कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है FI इंडेक्स, जिसको RBI लॉन्च करता है टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हमने इनकलकेट किया है, इसको हम इवेल्युएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ FI इंडेक्स। तो ये लॉन्च किया गया फॉर मार्च 2024 एंड द वैल्यू ऑफ इट स्टैंड्स एट 64.2। एंड जब हम बात करते हैं वो 3 ब्रॉड पैरामीटर्स विच आर देयर of this sub indices, this includes usage, access and quality। तो ये usage, access, quality को याद रखिए, आप ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। usage, access, quality are the 3 broad parameters on which FI index is based on।
और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वेटेज किसकी है, यूजेज की, विद 45% वेटेज। एंड दिस FI इंडेक्स इज बीन कंस्ट्रक्टेड विदाउट एनी बेस ईयर, बिना किसी बेस ईयर के हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी वो कंट्री है जो कि मोस्ट प्रिपेयर्ड कंट्री थी एज पर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को लॉन्च किया गया, उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री मोस्ट प्रिपेयर्ड कंट्री है, दैट कंट्री इज बेसिकली सिंगापुर। और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज ऑन द 72 पोजीशन विद द स्कोर ऑफ 0.492। तो इंडिया 72 रैंक पे है इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, और टॉप पे यहाँ पे है सिंगापुर। दैट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का अभी जो मार्च में लॉन्च हुआ तो वो कितना स्कोर था इंडिया का। ठीक है, तो गाइस अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की, तो ये बताता है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द एक्सटेंट ऑफ digital payments that we are doing in our nation. So right now the value is basically 445.5, and when we talk about the different parameters which are there, which is being used for this index, it includes payment enabler, payment infrastructure demand side factor, payment infrastructure at the supply side factor, payment performance जिसकी highest weightage है at 45%, then we are having consumer centricity which are having the weightage at 5%. Okay, so these are the parameters of the digital payment index which has been launched by the Reserve Bank of India. Next question की तरफ बढ़ते हैं, the most expensive city of the world as per the cost of living city ranking 2024. तो most expensive city कौन सा था, it was Hong Kong which is the most expensive city, followed by Singapore, Zurich, Geneva and Basel. आप देख सकते हैं कि टॉप 5 में आपकी 3 cities आपके स्विट्जरलैंड से ही बिलोंग करते हैं। और लीस्ट एक्सपेंसिव सिटी की बात की जाए, इट वाज अबूजा ऑफ नाइजीरिया विच इज द लीस्ट एक्सपेंसिव सिटी, सबसे ज्यादा सस्ता जो शहर है दैट इज नाइजीरिया का अबूजा। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया से वो कौन सा सिटी है जो मोस्ट एक्सपेंसिव है, दैट इज द मुंबई विच इज एट 166 पोजीशन। So Mumbai is at 136 position in terms of most expensive cities of the world list. Okay, next question, what is India's rank in the world's least expensive countries for expats as per the personal finance index? तो personal finance index के according वर्ल्ड का लीस्ट एक्सपेंसिव कंट्री कौन सा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की पोजीशन है यहाँ पर 6th, और सबसे ज्यादा अगर लीस्ट एक्सपेंसिव कंट्री की बात की जाए फॉर द एक्सपेट्स, इट इज वियतनाम। और अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कंट्रीज की, इट इज कनाडा। और इंडिया की रैंक यहाँ पर क्या है, 6th। इंडिया इज ऑन द 6th पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड्स एट द ग्लोबल लेवल। तो यहाँ पर कौन सा ब्रांड है जो मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड है एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द कंतार, सो इट इज द गूगल विच इज ऑन द टॉप। तो पहला एडिशन जो था, अगर हम बात करें इंडिया स्पेसिफिक की, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स एक्सप्लोर स्किन केयर, बैंकिंग, ऑटोमोटिव एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरीज। एंड कैटेगरी वाइज देखा जाए तो टॉप ब्रांड स्कोरर्स वर गूगल, टाटा मोटर्स, SBI एंड द डव। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंक्लूसिव ब्रांड्स की बात की जाए, दिस इंक्लूड गूगल, टाटा मोटर, अमेजॉन, जियो एंड एप्पल। सो दीज आर द मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड्स इन इंडिया। और ग्लोबल लेवल पे द मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड वाज गूगल। So let me tell you that ये इसी सीक्वेंस में है, these are the top 5 most inclusive brands. Google is on the top, followed by Amazon, Nike, Dove and McDonald's. These are the top 5 brands. Next question. So RBI has made significant appointments to strengthen leadership team. एंड फॉर दिस आरबीआई ने रिसेंटली नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट किया है। इसमें से वो कौन सा पर्सन है जिसको अपॉइंट किया जुलाई 2024 के अंदर, द नेम इज चारुलता एस्कर। एंड इनके साथ साथ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट पर्सन जिनको यहाँ अपॉइंट किया गया, दैट इज द अर्नब कुमार चौधरी। तो दोनों ही पर्सन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर हायर किया गया है। ठीक है, चारुलता एस्कर एंड अर्नब कुमार चौधरी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आरबीआई ने रिवाइज किया इंसेंटिव फ्रेमवर्क फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। And as per this revised things, as per the revision made by the Reserve Bank of India, a higher weightage of -% shall be assigned to the incremental priority sector credit in identified districts. वो districts जहां पर जो credit flow है वो आपका comparatively low रहता है, that is जो per capita priority sector lending है वो 9,000 रुपीज से कम है। तो ऐसी जगह पे क्या हम वेट देंगे उस डिस्ट्रिक्ट को, that is 125%। अगर हम बात करते हैं वो जगह जहां पर 90% से भी कम वेट रहेगा, बेसिकली जहां पर आपका
क्रेडिट फ्लो जो है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज एट अराउंड 42,000, तो वहां पर जो क्रेडिट फ्लो रहेगा लोअर वेटेज रहेगी 90% की, और जहां पर कम है देयर वेटेज विल बी 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हम सभी जानते हैं दैट प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है ये कौन सी डेट से इफेक्टिव होगा, और ये इफेक्टिव रहेगा आपका 1 April 2025 से। गाइस दिस विल बी आई थिंक 1 April 2025 एंड नॉट द March 1 2025, ठीक है। एंड द पीसीए फ्रेमवर्क इज बेसिकली अप्लाइड टू प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन द टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4 cities. So this is the right answer to this particular part. Okay, let's move on to the next question. So next question is about the same framework. So here 3 statements are being given, we need to identify the correct statement here. So urban cooperative banks उनको categorize किया गया 4 tiers में for the regulatory purposes. टायर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात की जाए तो वो मेंटेन कर सकते हैं मिनिमम CRAR ऑफ 9% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, और टायर 2 to 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स उनको अचीव करना रहेगा CRAR ऑफ 12% ऑफ द RWAs by March 31, 2025. So which of the following statements are correct here? It is option A. Statement number 1 and 2 are correct, but statement number 3 की बात की जाए तो ये जो है March 2025 तक नहीं बल्कि March 2026 तक इनको यहाँ पे अचीव करना रहेगा टायर 2 to 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has recently imposed a monetary penalty, तो आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है एक बैंक पे फॉर द नॉन कॉम्प्लायंस विद द सर्टेन आरबीआई डायरेक्शंस। हमें आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा बैंक है जिसको पेनलाइज किया है आरबीआई ने। द नेम ऑफ द बैंक इज पंजाब नेशनल बैंक, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक स्कीम से गाइस, एंड द स्कीम हियर इज समग्र शिक्षा अभियान स्कीम। सो समग्र शिक्षा अभियान स्कीम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट है कि जो समग्र शिक्षा अभियान स्कीम है ये सब्ज्यूम करती है सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स नीड बेस्ड रीफाइनेंस सपोर्ट बाय द नाबार्ड, तो नाबार्ड एक नीड बेस्ड रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस प्रोग्राम को टू ऑल द एलिजिबल लेंडिंग एंटाइटीज इफ रिक्वायर्ड। ये जो स्कीम है ये फोकस करती है ओनली ऑन गर्ल्स एंड चिल्ड्रन हु बिलोंग्स टू SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड द ट्रांसजेंडर, और ये जो इनिशिएटिव है ये यूनिवर्सलाइज करता है एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ बैरियर फ्री एक्सेस फॉर द दिव्यांग चिल्ड्रन। सो दीज 4 स्टेटमेंट्स आर देयर, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। सो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट नंबर 3 इज नॉट करेक्ट बिकॉज दिस स्टेटमेंट स्टेट्स कि जो स्कीम है ये फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स पे और चिल्ड्रन हु बिलोंग्स टू SC एंड ST माइनॉरिटी, बट नो, इट बेसिकली फोकसेस ऑन द ऑल स्कूल चिल्ड्रन, जिसका स्पेशल फोकस, जहाँ स्पेशल फोकस रहेगा गर्ल्स और चिल्ड्रन पे बिलोंगिंग टू SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड ट्रांसजेंडर, बट फोकस सभी पे रहेगा बट स्पेशल फोकस इन पर रहेगा। और यहां स्टेटमेंट में था कि द स्कीम फोकसेस ओनली ऑन देम, नो, दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो आप देख सकते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज वी वांट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, और जो लर्निंग आउटकम्स है स्टूडेंट्स के उनको और बेहतर करना। We have to bridge the social and gender gaps in the school education. We have to ensure minimum standards in the schooling provisions. और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका टेन्योर है आपका 31 मार्च 2026 तक। सो गाइस हमने यहाँ पर कुछ अच्छे से समराइज किया है स्कीम को और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को यहाँ पर डिस्कस किया है फ्रॉम द समग्र शिक्षा अभियान। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो इस मिशन पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है एक्सपेंडिचर जो है 15,000 पर पर्सन का अलाउड है ऑन द ट्रेनिंग ऑफ अर्बन पुअर। इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी देयर फॉर सेटिंग अप इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस। इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी जिसमें विद द लोन ऑफ अप टू ₹2 लाख एंड फॉर द ग्रुप एंटरप्राइजेस विद द लोन लिमिट ऑफ अप टू ₹10 लाख। जो स्कीम है इट इज रिप्लेस स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड देयर इज नो स्टेटमेंट व्हिच इज इनकरेक्ट हियर, दैट इज व्हाई ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर बिकॉज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन।
हम देख सकते हैं कि इस स्कीम को लॉन्च किया था 2013 के अंदर, एज इट रिप्लेस द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसको हम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से भी जानते थे। ये स्कीम लॉन्च की गई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड द मेजर एम ऑफ द स्कीम वाज कि हम अपने देश से गरीबी को मिटाना चाहते हैं, उसे कम करना चाहते हैं। वी वांट टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड द वल्नरेबिलिटी ऑफ अर्बन पुअर हाउस होल्ड्स। और कैसे किया जाएगा? बाय गिविंग देम गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उनको ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी जिससे कि वो खुद की स्किलिंग भी कर सके और साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सके। Then we will be providing shelters equipped with the essential services to the urban homeless people. Then we will address livelihood concerns of the urban street vendors. जब हम बात करते हैं इस स्कीम के, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और अगर हम बात करें कि फंडिंग पैटर्न कैसा रहने वाला है स्कीम के अंदर, फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स इट इज विल बी 90:10, यूनियन टेरिटरीज के लिए 100:0 रहेगा, और बाकी स्टेट्स के लिए इट विल बी 60:40। एंड द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस स्कीम विल बी अर्बन पुअर इंक्लूडिंग द अर्बन होमलेस पीपल। आई होप दैट आप सभी को ये स्कीम एकदम क्लियर है और आप अच्छे से इसको समझ पाए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसके अंतर्गत हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किस वैल्यू पे वेरी करता है। दैट एट द एज ऑफ 18 years what exactly is that value of the monthly contribution, and at the age of 40 years what exactly is that monthly contribution value. So this is something that we need to identify here. तो यहाँ पर अगर हम बात करें at the age of 18 years it is 55 rupees per month, and at the age of 40 years it is 200 rupees per month. That is basically the value. So हम देख सकते हैं कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? इट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। And objective of this scheme is to ensure old age protection for unorganized workers. और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इसका पार्ट बन सकते हैं, प्रोवाइडेड उनकी एज जो है वो 18 से 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, मंथली इनकम 15,000 या उससे कम रहनी चाहिए, और वो किसी भी पेंशन स्कीम के पार्टिसिपेंट नहीं होने चाहिए, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पार्ट नहीं होने चाहिए, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और वो कोई इनकम टैक्स पेयर भी नहीं होने चाहिए। उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर ये सब है तो डेफिनेटली दे विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। अगर हम बात करते हैं बाय जुलाई 2024 50 लाख बेनिफिशियरी से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने खुद को एनरोल कराया है ऑन द मानधन पोर्टल अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। तो इसके अंदर इतने लोगों ने खुद को यहाँ पर एनरोल करा लिया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हम अपने अगले इंपॉर्टेंट स्कीम की तरफ, दैट इज द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। और हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्कीम। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बजट 2024-2025 के अंदर। आपके सामने 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है द प्रोग्राम एम्स टू इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। इट कवर्स 53,000 विलेजेस। इट विल बेनिफिट 3 करोड़ ट्राइबल पीपल विद सैचुरेशन कवरेज ऑफ ट्राइबल फैमिलीज इन द ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस के अंदर जो ट्राइबल फैमिलीज हैं उनको प्रॉपर कवरेज मिल सके, जो हमारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स है उनका प्रॉपर फायदा मिल सके, तो वो सैचुरेशन हमें कवर कराना है। एंड वी आर बेनिफिटिंग ट्राइंग टू बेनिफिट 3 करोड़ ट्राइबल पीपल। सो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? यहाँ पर इनकरेक्ट है आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 and 3। वाई सो? बिकॉज this scheme is going to cover 63,000 villages and not the 53,000 villages, पहली चीज। Second thing is it will be benefiting 5 crore tribal people and not the 3 crore tribal people. So हमें आइडेंटिफाई करना है, जब भी आप ऐसा कोई स्कीम का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको अच्छे से देखिए। सबसे पहले डिमांड क्या है क्वेश्चन की, हमें करेक्ट स्टेटमेंट देनी है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर उसके बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना है डेटा को बाय एनालाइजिंग दी स्टेटमेंट्स, कि कौन सा डेटा यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा डेटा यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड एब्सोल्युटली दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सो गाइस आई होप दैट this particular session was really useful and fruitful to all of you, and with this we have covered all the most important current affairs of the month of July 2024. अगर आप अभी नए हैं हमारे YouTube चैनल पे, आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक, एंड इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको हमारे सेशंस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो गाइज आई बिलीव कि आज का सेशन भी आपको ऐसे ही यूजफुल और फ्रूटफुल रहा होगा, और हमने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को कवर किया, कुछ माइंड मैपिंग टेक्निक से डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर किया, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे
बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, वी आर हैविंग द इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, स्कीम्स, रिपोर्ट्स और इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज आर्टिकल्स। तो सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर किया है एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि एक इंपॉर्टेंट जो कवरेज आपकी होनी चाहिए, जो आपको कवर करना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने यहाँ पर उन चीज़ों को कवर किया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस सेशन से रिलेटेड, आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at hello@edutap.co.in। और अगर आप हमसे कोई मेंटरशिप कॉल चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। अपने बाकी फेलो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे कि उनका भी वो भी इस पर्टिकुलर सेशन से कुछ सीख सके और अपने सपने को पूरा कर सके, जो है उनका IBPS PO और SBI PO बनने का सपना, ठीक है। एंड गाइस, वी विल कीप ऑन कमिंग अप विद सच काइंड ऑफ मोर सेशंस। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग।